अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इंग्लिस्तान की मलिका विक्टोरिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन शायद ये नहीं जानते होंगे कि मलिका को इस दुनिया से गए तकरीबन 124 साल हो चुके हैं। ताहम उसका नाम किसी न किसी हवाले से अब तक क्यों जिंदा है। मलिका विक्टोरिया ताज बरतानिया की 7वीं मलिका थी। वो 20 जून 1837 को मलिका बनी और 22 जनवरी 1901 तक बरतानिया के सयाह सफ़ेद की मालिक रही। वो 63 साल 7 माह 2 दिन तक मसनद इक़्तिदार पर रही और यूं उसने बरतानिया की तवीलुल मुद्दत मलिका रहने का एजाज़ हासिल किया। विक्टोरिया के दौर में अंग्रेज़ सल्तनत में हकीकतन सूरज गरूब नहीं होता था। कुर्राए अर्ज़ पर सूरज की पहली किरण न्यूजीलैंड में पड़ती है और न्यूजीलैंड बरतानवी सल्तनत का हिस्सा था। सूरज न्यूजीलैंड के बाद जूं आगे बढ़ता था, उसके रास्ते में आने वाले तमाम ममालिक और ज़मीनों पर बरतानिया का यूनियन जैक लहराता था। सूरज जब थक कर आंखें मूंदने लगता तो न्यूजीलैंड में दिन का आगाज हो जाता था। लिहाजा यूं मलिका विक्टोरिया के अहद में वाकई बरतानवी सल्तनत पर सूरज गरूब नहीं होता था। मलिका विक्टोरिया का शुमार बरतानिया की तारीख में इंतहाई बाअसर हुक्मरानों में होता है। 1857 में हिंदुस्तान की जंग आज़ादी उसी के दौर में लड़ी गई, जबकि उससे अगले साल 1858 में उसी के दौरे हुकूमत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 120 साल तसल्लुत को ख़त्म करके हिंदुस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर एक बरतानवी कॉलोनी बना दिया गया। 1864 में मलिका विक्टोरिया कैसर हिंद बन गई। 13 जुलाई 1837 को विक्टोरिया सरकारी तौर पर बकिंगम पैलेस मुंतकिल हो गई। विक्टोरिया बहसीयत मलिका इंग्लिस्तान पहली हुक्मरान थी जिसने बकिंगम पैलेस में रिहाइश इख्तियार की। मलिका विक्टोरिया ने दुनिया को बेशुमार नई चीज़ें और नई रवायात भी दी जो आज भी हैं। मसलन दुनिया में आज भी विक्टोरियन तर्ज तामीर मौजूद है जो मलिका विक्टोरिया की याद दिलाता है। इसी तरह विक्टोरियन फर्नीचर भी आज तक बनाया जाता है। मलिका विक्टोरिया जिस तर्ज की बग्गी इस्तेमाल करती थी, वो बग्गी बादअज़ां पूरी सल्तनत में अवामी सवारी बनी और विक्टोरिया बग्गी या विक्टोरिया तांगा कहलाई। बरतानिया में बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज़ आज भी विक्टोरिया क्रॉस कहलाता है। मलिका विक्टोरिया के दौर को विक्टोरियन दौर भी कहा जाता है, जो बरतानिया में अजीम समाजी, इक़्तिसादी और यकीनन सक़ाफ़ती तब्दीलियों का वक्त था। उस दौर में बरतानवी शहरियों और दुनिया के दीगर लोगों के लिबास पहनने का अंदाज बुनियादी तौर पर तब्दील हुआ और उसका एक सबब बरतानवी मलिका भी थी। सफ़ेद रूसी लिबास को मकबूल बनाने के अलावा उसने शाही मातमी लिबास में मुतारिफ कराया। इस मातम के फैशन को खुद मलिका ने कई साल तक अपने मरहूम शोहर के सोग में अपनाया और स्याह लिबास पहना। बादशाह या मलिका की आखिरी रसूमात और तदफीन के लिए शाही खानदान की खवातीन का सर और चेहरा ढांपने के लिए जाल या नाजुक स्कार्फ पहनने का रिवाज काफ़ी अरसे से रहा है। स्याह रंग तवील अरसे से यूरोप में मातम का रंग रहा है और उदासी और खूबसूरती की बसरी अलामत के तौर पर काम करता है। 19वीं सदी में जब मुआशरे में मातमी लिबास का रिवाज हुआ तो स्याह रंग उदासी के मुतरादिफ हो गया। अगरचे बहुत से शाही खानदान के लोग शाही सहूलत के लिए शादी करते हैं, लेकिन मलिका विक्टोरिया का अपने शोहर शहजादा एल्बर्ट के साथ गहरा ताल्लुक था। मलिका विक्टोरिया इंग्लिस्तान की साबिक मलिका एलिज़ाबेथ अव्वल के बाद पहली मलिका थी जो तख्ते शाही पर कमारगी की हालत में बरसरे इक़्तिदार आई थी। 1839 में उसके अपने वज़ीर आज़म लॉर्ड मेलबर्न के साथ खुशगवार ताल्लुक़ात पर बरतानवी अवाम समझने लगे थे कि मलिका उससे शादी कर लेगी, इसलिए बाज़ औक़ात उसे मिसेस मेलबर्न भी कहा जाता था। लेकिन 10 अक्टूबर 1839 को उसका चचाजाद शहजादा एल्बर्ट विंडसर महल लंदन आया। महज 5 रोज़
وکٹوریا کے ساتھ گزارنے پر شہزادہ البرٹ نے وکٹوریا کو شادی کے لیے آمادہ کر لیا۔ محض 5 دنوں میں تخلیق ہونے والا یہ رشتہ آئندہ 21 سال 10 ماہ 4 دن تک مضبوطی سے قائم رہا۔ اس دوران 9 بچوں کی پیدائش ہوئی جو بعد ازاں یورپ کے مختلف شاہی خاندانوں میں بیاہے گئے۔ اسی لیے ملکہ وکٹوریا کو یورپ کی ساس بھی کہا جاتا ہے۔ مارچ 1861 میں ملکہ وکٹوریا اپنی والدہ کی موت کے وقت اپنے شوہر شہزادہ البرٹ کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، لیکن صرف 9 ماہ بعد ہی وکٹوریا نے اسے ٹائیفائڈ بخار کی وجہ سے کھو دیا۔ اس کے بعد ملکہ وکٹوریا کا لباس شاید ماتمی لباس کی سب سے مشہور مثال بنا۔ اپنے شوہر شہزادہ البرٹ کی موت کے بعد اس نے 1901 میں اپنی موت تک 40 سال تک مسلسل سیاہ لباس پہنا۔ 1840 سے 1882 کے درمیان وکٹوریا پر 7 قاتلانہ حملے ہوئے جن میں ملکہ بالکل محفوظ رہی۔ دنیا میں پروٹوکول کا جدید نظام بھی ملکہ وکٹوریا نے وضع کیا تھا۔ ملکہ نے VIP اور VVIP کی باقاعدہ کیٹیگریز بنوائی تھیں۔ اس کی پوری سلطنت میں لوگوں کو ان کیٹیگریز کے تحت سرکاری پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ انگریز دور میں تحصیل کی سطح پر کرسی نشین اور سفید پوش 2 اعزازی عہدے ہوتے تھے۔ کرسی نشین کا ٹائٹل گاؤں کے اس شخص کو ملتا تھا جو انگریز کو گھوڑے، فوجی اور خفیہ خبریں دیا کرتا تھا۔ کرسی نشین کو سرکاری دفاتر میں سرکاری افسروں کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی، جبکہ باقی لوگ زمین پر بیٹھتے تھے یا زیادہ سے زیادہ افسر کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے۔ جبکہ سفید پوش وہ معزز لوگ ہوتے تھے جنہیں سرکار ان کی وفاداریوں سے خوش ہو کر ہر سال سفید رنگ کے 2 جوڑے عنایت کرتی تھی، اور یہ لوگ یہ کپڑے پہن کر سرکاری دفتروں میں جاتے تھے۔ سرکاری پروٹوکول سفید پوشوں اور کرسی نشینوں سے شروع ہوتا تھا اور ملکہ تک جاتا تھا۔ اس دور میں سرکار نمبردار، کانسٹیبل اور پٹواری سے شروع ہوتی تھی اور وائسرائے تک جایا کرتی تھی۔ یہ وائسرائے ملکہ کے گورے غلام ہوتے تھے۔ ان لوگوں کو کیا کیا پروٹوکول حاصل تھا، یہ تمام معلومات ایک سرکاری ڈائری میں درج ہوتی تھیں جسے بلو بک کہا جاتا تھا، اور یہ ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے قبضے میں رہتی تھی۔ وہ اسے سرکاری تجوری میں رکھتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی شخص اس ڈائری کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر تبادلے کے بعد اس وقت تک چارج نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک وہ بلو بک نئے ڈپٹی کمشنر کے حوالے نہیں کر دیتا تھا۔ ملکہ کا ایک حکم سلطنت کی بلو بک بدل دیتا تھا اور پلک جھپکتے ہی تمام معززین ذلیل ہو جاتے اور ذلیلوں کو درجے مل جاتے تھے۔ ملکہ وکٹوریا نے جون 1887 میں اپنی تاج پوشی کی گولڈن جوبلی منائی، جس کی تقریبات پوری سلطنت میں برپا کی گئیں۔ ان تقریبات میں 2 اہم ترین چیزیں شامل تھیں۔ ایک یہ کہ ملکہ نے اپنی سلطنت کے تمام بڑے شہروں میں اپنے نام کی یادگاریں بنوائیں، جو آج بھی برطانوی راج کے تمام بڑے شہروں میں موجود ہے۔ کراچی کی ایمپریس مارکیٹ ملکہ وکٹوریا کی اسی گولڈن جوبلی کے موقع پر تعمیر ہوئی تھی۔ دوسرا، لندن سے ہندوستان تک ملکہ کے نام سے جوبلی مشل نکلی، جس نے ملکہ کی پوری سلطنت کا چکر لگایا۔ یہ مختلف ملکوں اور علاقوں سے ہوتی ہوئی ہندوستان بھی پہنچی۔ مشل جب ہندوستان کے کسی ضلع میں آتی تو ضلع بھر کے لوگ ڈھول تاشوں سے اس کا استقبال کرتے، آتش بازی کا مظاہرہ ہوتا، گانے گائے جاتے اور ڈانس کیے جاتے۔ یہ مشل اس عالم میں پورے ضلع کا چکر لگاتی۔ چکر مکمل ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر ضلع کی سرحد پر پہنچ کر مشل دوسرے ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے حوالے کر دیتا، اور یوں مشل کا اگلا سفر شروع ہو جاتا۔ مشل ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی پنجاب پہنچی تو پنجاب حکومت نے جوبلی کے نام سے ایک طویل پنجابی گانا تیار کرایا۔ کہتے ہیں کہ یہ گانا قصور کے 2 بھائیوں نے تیار کیا تھا جو ان پڑھ تھے۔ مشہور ہے کہ جوبلی کا لفظ ان کے منہ پر نہیں چڑھتا تھا،
चुनाचे उन्होंने जुबली को जुगनी बना दिया। उन नामालूम फनकारों ने इस जुगनी यानी जुबली में पंजाब के तमाम इलाकों की सकाफत बयान की। ये जुगनी आपने भी सुनी होगी क्योंकि ये उस दौर में पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। मलका विक्टोरिया को मरे हुए 1.25 सदी होने को आई है, लेकिन उसकी जुगनी आज तक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी पंजाब दोनों में जिंदा है। मलका विक्टोरिया की मशल दौरे जदीद के 68 ममालिक में घुमाई गई थी जो तब सल्तनत बरतानिया का हिस्सा हुआ करते थे। 41 करोड़ 20 लाख अफराद बरतानवी सल्तनत की रियाया थे जो उस वक्त दुनिया की आबादी का 23% थे। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत थी जो हैरत अंगेज तौर पर 1 करोड़ 37 लाख मुरब्बा मील या 3 करोड़ 54 लाख मुरब्बा किलोमीटर का अहाता किए हुए थी। हिसाब लगाएं तो ये दुनिया के ज़मीनी रकबे के 1/4 के करीब बनता है। लेकिन 1901 में जब मलिका विक्टोरिया दुनिया से रुखसत हुई तो उसके बाद उसकी सल्तनत भी आहिस्ता आहिस्ता बंद मुट्ठी की रेत की तरह जमीन पर बिखरने लगी और आज बरतानिया सिर्फ 2,43,610 मुरब्बा किलोमीटर तक महदूद हो चुका है। जिस सल्तनत पर कभी सूरज गुरूब नहीं होता था, अब वहां सूरज निकलता नहीं। बरतानिया अब लहरों पर हुक्मरानी नहीं करता, बल्कि उसकी बाकियात 14 छोटे मुनहसर और गैर मरबूत इलाकों पर मुश्तमिल है जो फाकलैंड और जिब्राल्टर की सूरत दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। बरतानिया ने तारीख के इस खौफनाक जवाल के बाद कुछ बड़े फैसले किए। सबसे पहले प्रोटोकॉल का खात्मा किया गया। आज बरतानिया में शाही खानदान मौजूद है, लेकिन उनकी शहनशाहियत सिर्फ महल तक महदूद है। वजीर आज़म और वज़रा भी आम शहरियों की तरह सड़कों पर फिरते हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म 282 साल से 3 बेडरूम के घर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रह रहे हैं और इस अरसे में किसी वज़ीर आज़म को कोई बड़ी रिहाइशगाह नसीब नहीं हुई। दूसरा फैसला कानून की हुक्मरानी था। बरतानिया में कोई शख्स कानून से मजबूत और बालातर नहीं। तीसरा फैसला जमहूरियत था। ये वो फैसले हैं जिनकी वजह से ताजे बरतानिया सिर्फ बरतानिया बनने के बावजूद दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत है और दुनिया भर के हुक्मरान बरतानिया के वजीर आज़म और बादशाह से हाथ मिलाना आज भी एजाज समझते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।